नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं जल प्रबंधन के अंतर्गत नदी जोड़ो परियोजना। ये जल प्रबंधन का तीसरा वीडियो है, यानी ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि हमने क्या पढ़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था जल संकट के कारण, इसके परिणाम और जल प्रबंधन का महत्व, ठीक है। और जो पार्ट 2 था, इसमें हमने पढ़ा था जल संरक्षण के उपाय, इसके तरीके और इस दिशा में किए गए प्रयास। इस प्रयास में एक पॉइंट था नदी जोड़ो परियोजना, यानी नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट NRLP। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। हम शुरुआत करेंगे इतिहास से। हम जानने का प्रयास करेंगे भाई कि इसमें शुरुआत कैसे हुई और ये जो योजना है ये धीमे धीमे कैसे आगे बढ़ी। इसके बाद जानेंगे कारण कि भाई क्यों इसे शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। फिर हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भाई जो योजना है कैसे काम करती है, राइट। इसके बाद जानेंगे इसका प्रबंधन, बजट और नदियाँ, कि भाई कितनी नदियाँ इसमें शामिल हैं। इसके बाद इस योजना का क्या लाभ है और इस योजना में क्या क्या समस्या आ सकती है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि भाई अंतर्राष्ट्रीय अनुभव कैसा रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। देखिए 80 के दशक में एक व्यक्ति हुए थे, आर्थर कॉटन। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर थे। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव जो है नदी जोड़ो प्रस्ताव, सबसे पहले ये लेके आए थे। इसके बाद 1960 में KL राव, जो कि तत्कालीन सिंचाई राज्य मंत्री थे, इन्होंने कावेरी और गंगा को जोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। इसके बाद 1982 में इंदिरा गांधी ने NWDA यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया, जो वर्तमान में नदी जोड़ो परियोजना का प्रबंधन कर रही है, ठीक है। इसके बाद देखें, फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये जो योजना है 2003 तक इसकी रूपरेखा बनाई है, पूरा आपका जो ब्लूप्रिंट है बनाई है, और 2016 तक इसे पूरा करना है, ठीक है। इसके बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय PM थे, तो उन्होंने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया और ये अनुमान लगाया गया कि इस योजना में लगभग 56,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है, ठीक है। इसके बाद 2005 में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे शुरू किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है ये UP और MP के बीच में हुआ। इसके बाद है NRLP यानी नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट। का कारण क्या है, क्यों इसे शुरू किया गया। देखिए भारत में जल वितरण में विषमता है। कैसे? उत्तरी क्षेत्र की नदियों में जल अधिशेष यानी वाटर सरप्लस के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, यानी उत्तरी क्षेत्र में इतना जल है कि वहाँ बाढ़ आती है, और दक्षिण भारत में जल की कमी के कारण सूखा पड़ता है, यानी दक्षिण भारत में इतना कम जल है कि वहाँ सूखा पड़ता है। इन दोनों समस्या के समाधान के लिए NRLP का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके बाद देखें इसका उद्देश्य क्या है। जल अधिशेष वाली नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ना, यानी जिस नदी में ज़्यादा जल है उसको उस नदी से जोड़ना जिसमें कम जल है, ठीक है। और अब देखिए इससे क्या होगा, ये जो योजना है काम कैसे करती है। हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपके सामने इमेज है, इसमें सबसे ऊपर गोदावरी रिवर है, नीचे कावेरी है। तो एग्जाम्पल इनका ही है। एग्जाम्पल है भाई जो गोदावरी का पानी कावेरी में डाला जा सकता है। कैसे? ये प्लान भी है, देखिए अब ये न्यूज़ में आ चुका है। अब देखिए इसको समझते हैं। गोदावरी का पानी कावेरी में डाला जा सकता है, क्यों? वाई? क्योंकि गोदावरी में अधिक जल है और कावेरी में कम जल है। जो मैंने कहा आपसे, इसका आधार ये है कि भाई जो गोदावरी है इसकी नदी बेसिन क्षमता 110 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और जो कावेरी है इसकी नदी बेसिन क्षमता 21 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यानी गोदावरी में इतना अधिक जल है कि वहाँ बाढ़ आती है, और कावेरी में इतना कम जल है कि वहाँ सूखा पड़ता है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 10 सालों में ये नदी सूख सकती है, राइट। और उसके बाद जो गोदावरी है इसका 1100,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है समुद्र में बह जाता है, हमारे कुछ काम नहीं आ पाता। तो ये सारी बातों को देखकर, ये सारी बातों को ऑब्जर्व कर एक एजेंसी है NWDA, इसने सुझाव दिया
क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, जो गोदावरी है तो यहाँ पर जो बाढ़ की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, और जो कावेरी है यहाँ पर कभी सूखा नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से ये जो योजना काम करती है और इसी तरह से पूरे भारत में इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। अब समझते हैं इसका जो प्रबंधन है कौन करता है। इसका जो प्रबंधन है NWDA यानी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी करती है। ये जो NWDA है ये जल संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। अब जानते हैं इसका बजट है 87 अरब डॉलर, ठीक है। अब जानते हैं नदियाँ, लगभग 60 नदियों को जोड़ा जाएगा कैनाल के माध्यम से, राइट। चलिए पढ़ते हैं लाभ कि भाई इससे क्या लाभ होने की संभावना है। इसका पहला पॉइंट है कि 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार हो पाएगा। अब सभी जानते हैं कि भारत में इस समय 160 मिलियन हेक्टेयर पर खेती होती है और उसमें से सिर्फ 35% एरिया सिंचित है, यानी भारत में इरिगेशन सिस्टम काफ़ी वीक है। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि 34 मिलियन किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है, तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है 15,000 नहरें व 1000 किलोमीटर नौवहन यानी शिपिंग का विकास हो पाएगा। जो नहरें हैं इसका ये महत्व है भाई, जो नहरें जहाँ जहाँ से क्रॉस होंगी, जिस एरिया से क्रॉस होंगी, उस सभी एरिया में पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर और कृषि के लिए जल उपलब्ध हो पाएगा। आपका नेक्स्ट है नौवहन यानी शिपिंग का विकास होगा। इसके विकास होने से क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है। प्रदूषण कम होगा, यानी आपका जो इन्वायरमेंट है उससे लाभ होगा। इससे भारत में रोज़गार में वृद्धि होगी। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का लोड कम होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों जो नहरें और नौवहन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में हर साल सूखे की समस्या का स्थायी समाधान निकल पाएगा। आप जानते हैं कि भारत में इस समय 16% एरिया सूखा संभावित क्षेत्र है और लगभग 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका सॉल्यूशन निकालना। फिर नेक्स्ट है बाढ़ नियंत्रण में सुविधा मिलेगी। और कैसे मिलेगी अभी हमने समझा एग्जाम्पल के माध्यम से। और इसमें देखिए लगभग भारत में इस समय लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, यानी बड़ी समस्या है ये। इसके बाद है नगरों व गाँवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। ये होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में इस समय नगरों में 33 करोड़ व गाँवों में 70% लोग ऐसे हैं जो दूषित जल उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है भारत में उपलब्ध कुल सतही जल 1440 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट यानी 1776 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है, जिसका हम पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रबंधन में कमी है और इससे विनाशकारी बाढ़ आती है। तो विनाशकारी बाढ़ ना आए इसीलिए हम सतही जल का उपयोग करने वाले हैं। इसके बाद आर्थिक समृद्धि आएगी और लाखों परिवारों की आर्थिक बदहाली दूर होगी। कैसे होगी भाई, ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषकों को रोजगार मिलेगा, शिपिंग का विकास होगा और 3000 टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे। जो शिपिंग है इसका ये महत्व है कि भाई भारत में समय 90% इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल मार्ग से होता है, तो डोमेस्टिक व्यापार में भी इसका इम्पोर्टेंस हो सकता है। इसके बाद है 3000 टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे। इसका क्या महत्व है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन करना होगा कि भाई जो भारत की GDP है इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या योगदान है। तो इसका आंसर है 9.2% यानी 240 बिलियन $, ठीक है। उसके बाद देखें बड़े पैमाने पर वनीकरण को बढ़ावा मिलेगा। देखिए वर्तमान में भारत में 21.67% वन है, जो 33% होने चाहिए। तो भारत में वन काफ़ी कम है, तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इनका। तो ऐसे में वनीकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर है टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे 3000 के लगभग। अब देखिए इसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो है ही, इससे रोज़गार भी उपलब्ध होंगे। कैसे, एग्जांपल लेते हैं भाई 2018 में इस इंडस्ट्री से लगभग 4 करोड़ जॉब आए थे, तो भविष्य में भी इससे काफ़ी जॉब आने की संभावना है। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब देखिए सामने आपकी इमेज है, इसमें ये MP का मैप है, इसमें नीचे केन नदी है और ऊपर बेतवा नदी है, बेतवा रिवर है। इन दोनों को एक कैनाल के माध्यम से जोड़ा गया है। इस कैनाल की लेंथ है 230 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इस कैनाल के माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और इसके क्या लाभ हैं देखते हैं। इसका लाभ है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखे की समस्या का समाधान होगा, ठीक है।
इसके बाद है 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध हो पाएगी। फिर है भूमिगत जल पर निर्भरता कम होगी, 75 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके बाद है पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर 13 लाख लोगों को मिल पाएगा। तो इसका काफ़ी महत्व है, काफ़ी लाभदायक योजना है ये। इसके बाद जानते हैं समस्याएं कि भाई इस योजना से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहला इसमें है कि परियोजनाओं की लागत 5,60,000 करोड़ अनुमानित है और व्यावहारिक रूप में 3 से 4 गुना अधिक खर्च होगा। चूँकि भारत में इकोनॉमी काफ़ी डाउन है और जो महामारी जो फैली हुई है इससे भी आपकी इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित हुई है, तो ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट खर्च करना समझदारी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। इसके बाद है तो 15 लाख से अधिक जनसंख्या का विस्थापन होगा, जो बहुत ही बड़ा टास्क है और काफ़ी मुश्किल भी है। इसके बाद है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हाल ही में सुनने में आया था कि कावेरी जल विवाद हुआ था तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच में, ये जो राज्य इसमें शामिल हैं। इसके बाद है कृष्णा नदी जल विवाद, तो इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो इस प्रकार से भविष्य में भी जल विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। इसके बाद देखें, विषम उच्चावच के कारण जल को लिफ्ट कराने में अधिक ऊर्जा लगेगी। उच्चावच यानी कुछ इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी हाइट पे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी डाउन हैं, काफ़ी गहरे हैं। तो आपको जल को ऊपर खींचने में काफ़ी एनर्जी, लिफ्ट कराने में काफ़ी एनर्जी वेस्ट होगी और पैसे भी काफ़ी खर्च होंगे। इसके बाद नेपाल, भूटान से सहयोग की आवश्यकता। आपके जो नेपाल से कोसी, घाघरा, गंडक कुछ नदियाँ आती हैं जिससे भारत में बाढ़ भी आती है और ये भारत में जल के स्रोत भी हैं। तो अगर आपको इनमें कुछ चेंजेस करने हैं, किसी नदी से लिंक करना है, तो आपको इनका सहयोग चाहिए होगा और वर्तमान में हमारे नेपाल से संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए समस्या आपको आ सकती है। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों से भूमि अधिग्रहण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आपके कुछ पड़ोसी देश हैं, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, जिनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं वर्तमान में, तो आपको समस्या आ सकती है। इसके बाद है 79,292 जंगल, ये जो एरिया है जंगलों का, ये पानी में डूब जाएगा। भाई हमने अभी बात की कि भाई भारत में जंगल कम है, फॉरेस्ट एरिया काफ़ी कम है, तो हमें उसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो ऐसे में समस्या है ये। गंगा के पानी को ऊपर उठाकर कावेरी की ओर लाने की योजना बहुत खर्चीली होगी, इसमें बड़े बड़े डीजल इंजन का यूज़ होगा। देखिए, आप जानते हैं जो कावेरी रिवर है काफ़ी सूखी रहती है और गंगा में बाढ़ आती है, तो सरकार का प्रयास था जो गंगा रिवर का पानी कावेरी में लेके आए, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ होंगी और ये काफ़ी बड़ा प्लान है, तो इसमें काफ़ी समस्या आने की संभावना है। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय अनुभव कैसा रहा है। एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका में कोलोराडो से मिसिसिपी नदी घाटी तक बड़ी संख्या में बनी परियोजनाएं गाद भर जाने के कारण बाढ़ की समस्या बढ़ने लगी। भाई बाढ़ क्यों आई? नदी मार्ग में गाद भर गया, इससे पानी आसपास फैलना शुरू हो गया, जैसे बाढ़ आई, और बिजली उत्पादन गिरता गया। ये कैसे हुआ? भाई आपके नदी मार्ग में गाद भर गया है, तो उससे आपका जो नदी का फ़्लो है काफ़ी कम हो गया है, और बिजली उत्पादन में नदी का जो फ़्लो होता है, जो आपका रिवर का फ़्लो होता है, काफ़ी स्पीड से होना चाहिए, इसीलिए बिजली उत्पादन कम हो गया और आखिर में इन परियोजनाओं के लिए बने बांध को तोड़ना पड़ा, यानी सभी बांधों को उसमें तोड़ना पड़ गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव अच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष की बात करते हैं। तो भाई भारत में ये बात तो तय है कि जल संकट है और सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है, और नदी जोड़ो परियोजना भविष्य में काफ़ी लाभदायक है। इसके कुछ लाभ हैं और कुछ समस्या भी है, तो सरकार को इन समस्याओं को कम करना है, इनका समाधान निकालना है। तो ये जो योजना है भविष्य में काफ़ी सफल हो पाएगी। एक व्यक्ति हैं राजेंद्र सिंह, जो जल संरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई कि नदियों को जोड़ने की बजाय सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि लोगों के दिल और दिमाग को नदियों के साथ जोड़ा जाए, ताकि नदियों को फिर से ज़िंदा किया जा सके। सिर्फ नदियों को जोड़ने से सूखा समाप्त नहीं होगा, सूखा तब खत्म होगा जब समाज खुद को पानी के साथ जोड़ लेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है या कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। ठीक है,
धन्यवाद।